प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें रिव्यू की हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव में, कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स को हम रिकैप कर रहे हैं। तो हमने बात की थी दो कॉन्सेप्ट की बेसिकली। एक तो वेरिएबल्स का आइडिया को हमने डिस्कस किया, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। तो था होप्स हो कि उसके हवाले से आपका कोई सवाल नहीं होगा, अगर है सवाल तो आप कर सकते हैं। और दूसरा हमने बात की थी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। वो प्रोग्राम का फ्लो क्या है? मतलब जैसे हमने सीक्वेंस के अंदर आप एक प्रोग्राम लिख लें, मतलब आपका एक प्रोग्राम है तो उसे आप डिपेंड्स किस तरह का प्रोग्राम है, आप सीक्वेंस के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम, जैसे हमने कहा था जी एक नंबर आपको इनपुट देते हैं, उसमें से एक डिजिट निकालें, तो आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट सीक्वेंस के अंदर एक ऑर्डर के अंदर लिखी, और उस ऑर्डर के अंदर आप पहले क्या कर रहे थे? पहले मॉड फाइंड करते थे, पहले मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, उसके बाद डिवीजन कर रहे थे, और ऐसे कुछ रेपिटेडली ये स्टेटमेंट आपने लिखी ख़ास अंदाज से। तो आपने जो है वो बेसिकली एक नंबर से डिजिट फाइंड कर ली। बात समझ आ रही है ना? तो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट था। मतलब कहने का मतलब ये है, आपने ये नहीं किया था कि पहले आपने डिवीजन की, मतलब 10 से डिवाइड किया, ये नंबर आया, और उसके बाद आपने नम को मॉड किया 10 से, और फिर आपके पास एक डिजिट आया। हाँ जी, दोनों में से कौन सा तरीका पहले अपनाया आपने? पहले काम कौन सा किया आपने? जी, ये वाला काम पहले किया, यानी कि ये तरतीब रखी आपने कि आपने पहले ये वाली स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट लिखी। तो कहने का मतलब क्या है? आपने जो स्टेटमेंट लिखी है एक सीक्वेंस के अंदर लिखी है, और जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा जो प्रोसेसर है, जिसने एक्चुअली इस प्रोग्राम को रन करना होता है, तो वो इस सीक्वेंस को फॉलो करता है जिस सीक्वेंस के अंदर आप लिखते हैं। ठीक है? तो करेक्ट सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपने सीक्वेंस लिखना है बड़ा करेक्ट लिखना है। ठीक है? उस पर गौर व फिक्र करके आपने लिखना है। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली वो सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस के अंदर आप लिखते हैं, फिक्स ऑर्डर के अंदर आप लिखते हैं। तो सीक्वेंस का सही होना ज़रूरी है। और दूसरा हमने बात की थी कि हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं एक और अंदाज से। मतलब सिर्फ सीक्वेंस के अंदर ही नहीं लिखना होता, सम टाइम हमें कुछ स्टेटमेंट को, सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, या हमें उस कंडीशन के, यानी कि अगर हम चाहते हैं कुछ स्टेटमेंट जो हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हों, अगर वो ट्रू नहीं कंडीशन होती तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहें तो ऐसा हमने देख लिया था बाय यूजिंग द इफ़ स्टेटमेंट, जो सी के अंदर हमने यूज़ की है, उसको यूज़ करके हमने कैसे कंडीशन लगा सकते हैं, और उस कंडीशन की बुनियाद पे अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम कुछ जो उस कंडीशन के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर आप चाहें अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है? और इसी तरह से हमने देख लिया इफ़ एल्स वाला पार्ट, इफ़ एल्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, तो इसको भी हमने देख लिया था। तो इस हवाले से कोई सवाल? ठीक है कि इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो एल्स पार्ट नहीं चलेगा। सही है? अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स है, इफ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। और इसी तरह से हमने कहा था इफ एल्स इफ वाले स्ट्रक्चर को ही आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन को आप चेक करना है तो आप इफ एल्स इफ वाले स्ट्रक्चर को यूज करें। ठीक है? तो इस वाले से हमने कुछ प्रोग्राम भी करके देख लिया। ठीक है जी? अच्छा, आज हम उसी में बिल्डिंग ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के हवाले से एक तीसरे कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? रेपिटेशन स्ट्रक्चर। और उसमें हम बात करेंगे किनकी? लूप्स की, कि कैसे हम लूप्स को यूज करके अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। हाँ जी, तो बेसिकली क्या है, देखें अभी हमने देखा इफ के साथ, कि इफ के साथ क्या था, हम यहाँ पे कोई कंडीशन लगाते थे, और कंडीशन के ट्रू होने पे, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल कि अगर नंबर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लास के अंदर बात कर रहे थे कि अगर मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन किसी लिमिट पे, जैसे हमने कहा था 90 से ज़्यादा आए तो फिर ही हम कंग्रेचुलेशन का मैसेज डिस्प्ले करें। ठीक है ना? ऐसा हमने कुछ लास्ट नहीं कर लिया, और एल्स हम कुछ और गए। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करें, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है?
लेकिन अगेन वो भी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा हो, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है, हमें एक तीसरे स्ट्रक्चर की जरूरत है जिसका नाम रेपिटेशन स्ट्रक्चर है। कि क्या मतलब, इफ की जगह पे आप क्या कर लें, वाइल वाला स्ट्रक्चर यूज कर लें। क्या मतलब, ये स्टेटमेंट अगेन दोबारा से ट्रू होने पे ही चलेगी, ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन क्या होंगी, ये बार बार होंगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इफ के अंदर क्या होता था, ये कंडीशन ट्रू है ना, देखिए जरा, इफ के केस के अंदर क्या था, ये कंडीशन ट्रू है ना, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट पहली चलती थी या दूसरी चलती थी, जैसे ही आप इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे, इस क्लोजिंग करली ब्रैकेट पे पहुंचते, उसके बाद कंट्रोल कहां पे चला जाता था, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, जो इसके बाहर आपने लिखी होती, ऐसे ही था ना। लेकिन जब मैं इस इफ को रिप्लेस करता हूं वाइल के साथ, फिर क्या होगा, जैसे ही आप इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे पहुंचेंगे तो यहां से कंट्रोल कहां शिफ्ट होगा, ऑटोमेटिकली किस पे, कंडीशन पे छलांग लग जाए। ठीक है, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, फिर इसके अंदर आएंगे। कहने का मतलब यह है, यहां पे जंप की स्टेटमेंट है जिसकी वजह से कंट्रोल यहां पे शिफ्ट होता है जब आप वाइल लगाते हैं। लेकिन अगर हम इफ लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात समझ आ रही, दोनों स्ट्रक्चर का बेसिक समझ तो है ना आपको। ठीक है, चलें अब हम इस वाले रेपिटेशन स्ट्रक्चर को यूज करते हुए कुछ एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे चलें जी, प्रॉब्लम ये है कि आपने, मैं आपको कहता हूं कि 1 से लेके 100 तक जो नंबर है ना, होल नंबर, उनका सम फाइंड कर, उनका सम फाइंड कर। मतलब क्या, 1 2 3 4 ये नंबर है ना, 1 से शुरू करें, ऐसे नंबर हैं, और अप टू, चले कम कर लेते हैं, ऐसे करते हैं 5 6 7 8 और 9 और प्लस क्या 10। ये सारे नंबर जो हैं इन्हें ऐड कर लें और इनका जो भी सम आए किसी सम वेरिएबल के अंदर सेव कर लें। ठीक है जी, चलिए जी, सारे लोग ये करें प्रोग्राम। ये अब्दुल्ला ने ये वाले प्रोग्राम को लिखा है। इस प्रोग्राम को ना ये ठीक लिख दिया है, थोड़ा सा एनालिसिस हमेशा कोशिश करें, तो ये आपको शायद चीज़ें पहले भी आती हैं, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट लेटर ऑन भी आपने ऐसा ही करना है कुछ, कि आपने हमेशा जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी जाए उसको पहले आपने एनालिसिस करना है। देखिए इसके अंदर ना हमने क्यों लूप यूज़ की। अच्छा, पहले एक सवाल आया था 10 नंबर है, तो मैं यहाँ जस्ट सी आउट की स्टेटमेंट डाल दूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर ये मैं कहूँ 100 नंबर को ऐड कर दें, तो फिर आप ये प्रोग्राम मेरे ख्याल लिखना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं 1000 कह दूँ तो फिर तो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जनरलाइज सा नहीं है ना। तो वुड भी नाइस आप छोटा सा कोई प्रोग्राम लिखते हैं, लूप के साथ लिखें। क्योंकि लूप के साथ लिख लें इसलिए कि इसके अंदर आपको रेपिटेशन नज़र आ रही है, बजाय कि आप खुद हार्ड कोड ऐसा करें, वो तो प्रोग्राम ना हुआ ना। तो बाय यूजिंग रेपिटेशन स्ट्रक्चर आप इसको लूप के साथ इस वाले प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे देखें जी। पहली बात ये कि इस यहाँ पे रेपिटेशन क्या हो रही है, बार बार क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। एक काम तो ये है, एडिशन हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को दूसरे एक नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं। प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ये दो ऑपरेंड लेता है, इन्हें ऐड करता है। ऐसा करें तो क्या मतलब, फॉर एग्जांपल पहले एडिशन क्या हो रही है कि पहले हम इस एक नंबर को इस दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं, और इस जगह पे क्या आएगा, प्लस ऑपरेटर क्या करता है, हमें इसकी जगह पे दोनों को ऐड करने के बाद वो नंबर जो आंसर होता है उसे रिटर्न करता है। वो ऐसे ही समझे, उस जगह पे वो नंबर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब फिर दोबारा से नेक्स्ट क्या होगा, ऐसे ही है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होती है, उस तरह से करके पहले सोच लें आप। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं इस प्रोग्राम का। अब फिर क्या है, अब हमने जो भी आंसर आया इसको ऐड करना है किस नेक्स्ट नंबर के साथ। तो ऐसा करेंगे कि फिर क्या आएगा, फिर एक ऐड करने के बाद एक आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। अब 6 को फिर हम अगले नंबर से ऐसे कर, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, एडिशन की रेपिटेशन हो रही है कि हमने ऐड करना है एक नंबर को दूसरे से, बार बार करना है, बार बार करना है। एक काम तो ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये, अच्छा एक चीज यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को यानी कि जो सम आ रहा है उसे हम कहीं सेव करते जा रहे हैं। मतलब मैंने इन दोनों को ऐड किया, उसका एक मेरे पास जवाब आया, उसे मैंने कहीं सेव कर लिया, क्योंकि मैंने अब नेक्स्ट फिर एक नंबर गेट करना है और उसके साथ भी ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कर रहे हैं, बेसिकली ऐड करने के बाद उस नंबर को कहीं सेव कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल है सम, उसके अंदर सेव कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, और क्या रेपिटेशन आ रही है कि हम देखिए इस 1 के बाद हम क्या कर रहे हैं, 1 के अंदर 1 के साथ अगला नंबर कौन सा जिसे हम ऐड कर रहे हैं, वो कौन सा है, वो है 2। ऐसे ही है ना, हमने कहा था नंबरों को ऐड करें 1 से लेके 10 तक, और वो कंसेक्टिव नंबर हैं। तो कंसेक्टिव नंबर कैसे आ रहे हैं, 1 के बाद 2 कैसे आया, अगर मैं कहता हूँ शाबाश, इसके अंदर वो कैसे आया कि अगर मैं जस्ट 1 के अंदर 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब 2 के बाद 3 है, 3 कैसे मेरे पास आया, कि अगर मैं दोबारा से 2 के अंदर 1 ऐड करूं तो
मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से का मतलब है यहाँ पे दूसरा काम क्या हो रहा है कि नेक्स्ट नंबर हम जनरेट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, जस्ट जो भी अभी करंट नंबर है उसके अंदर जस्ट मैं 1 ऐड करूँ। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो अब ये दोनों काम कैसे आपने अपने प्रोग्राम के अंदर किए वो यहाँ लिखे हुए। हमने कैसे करके शुरू किया, बेसिकली एक थोड़ा सा एक और छोटा सा एक ट्रिक होता है कि जब भी, ये बात भी शायद पहले आपने देख, जब भी हमने किसी वेरिएबल के अंदर सम की वैल्यू सेव करनी है तो उसको आप इनिशियलाइज किससे करते हैं, यानी कि उसके अंदर इनिशियली कुछ भी ना हो, उसके अंदर क्या रख देते हैं आप 0। लेकिन इसी तरह से अगर मैंने काफी सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उनका आंसर किसी वेरिएबल के अंदर रखना चाह रहा हूं और उस नंबर को, उस वेरिएबल को मैं यूज करना चाह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो उसको मुझे किसके साथ इनिशियलाइज करना चाहिए, 1 के साथ। ठीक है, बस ये अपने हमेशा ख्याल करना है कि जब मैं किसी वेरिएबल के अंदर सम की वैल्यू डालना चाह रहा हूं और वो सम का वेरिएबल एडिशन के अंदर आप यूज कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट किससे करवाएं आप 0 से। और इसी तरह से किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर आप मल्टीप्लिकेशन का आंसर लेके आना चाह रहे हैं और उस वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन के एक्सप्रेशन के अंदर यूज करना चाह रहे हैं तो उसको स्टार्ट आप किससे करें, 1 से करें। बस यही बात आपने ख्याल करनी है। जैसे यहाँ पे भी ऐसा ही किया, तो आप ऐसे ही समझे कि जस्ट मैं 0 की बात कर रहा हूँ, 0 के अंदर सम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर सम आएगा और तो मैं उसको स्टार्ट किसे ले रहा हूँ, 0 से कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिखा भी है, जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे और इसको साथ ऐसे ही लगा लें कि मैंने स्टार्ट पे एक वेरिएबल रख लिया, एक नंबर ले लिया जिससे 0 मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 0 को मैं किसी के अंदर भी ऐड करूंगा तो कोई मसला तो नहीं आएगा। तो ऐसे ही समझे स्टार्टिंग 0 वैल्यू मेरे सम वेरिएबल के अंदर है और ये 1 वैल्यू मेरे किसके अंदर है, ये नम वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखें जरा, इसके अंदर इस लूप के अंदर आ रहे हैं क्योंकि बार बार ये काम करने हैं। 2 काम हमने यहाँ अखस कर लिए हैं, यहाँ एनालिसिस करते हुए हमने देख ली है क्या है, बार बार हम एडिशन कर रहे हैं और बार बार नया नंबर जनरेट कर रहे हैं। अब दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं, कैसे करके हो रहे हैं अभी हम देख लेते हैं। जैसे नम की वैल्यू इज लेस देन 10, हाँ जी कंडीशन ट्रू। ठीक है, और हम इसके अंदर आए, आप देखें जरा, हम सम के अंदर मैं नम को ऐड करूं, सम के अंदर 0 पड़ा है, उसके अंदर 1 ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 1। उसे मैं कहां सेव कर रहा हूं, सम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई जी। अगली स्टेटमेंट क्या कर रही हैं हम, अगला नंबर जनरेट कर रहे हैं। क्या मतलब, अभी नम के अंदर 1 है, किसी तरह से वो उसके अंदर 2 आ जाए। वो कैसे आया कि मैं 1 के अंदर 1 ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नम प्लस प्लस कर लूं या नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 कर। कुछ ऐसी लैंग्वेज भी हैं जहाँ पे प्लस प्लस वाला ऑपरेटर नहीं है, जैसे पाइथन है ना, पाइथन के अंदर नहीं है प्लस वाला ऑपरेटर। वुड बी नाइस आप ये वाली प्रैक्टिस भी अपने ज़हन में रखें कि मैं ऐसे ही लिख दूँ। ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं प्लस प्लस ऑपरेटर, इसका मतलब ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो यानी कि वो भी प्लस प्लस भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो ऐसा करने से हमने नया नंबर जनरेट कर लिया। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से इस क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ से जंप लगेगा कहाँ पे, कंडीशन पे। दोबारा से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या है जी, अब नम की वैल्यू क्या है, पहले नम की वैल्यू क्या थी 1, अब क्या है 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। दोबारा से वही मामला होगा क्या, अब इन दोनों का सम पहले सेव हो चुका था, किसके अंदर, सम के अंदर, वो वैल्यू आ गई थी 1, ये किसके अंदर आ चुकी है, सम के अंदर। ठीक है, और प्लस ये वैल्यू किसके अंदर आ गई है, ठीक है, ये किसके अंदर है, नाम के अंदर। ठीक है ना, ये लास्ट में यही किया था ना, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, आप समझ रहे हैं ना। वो मैं डब्बे नहीं बना रहा, मैं अस्यूम कर रहा हूँ आप, वो थोड़ी सी पुरानी बात होगी कि मेमोरी के अंदर ये डब्बे ऐसा करने से सम वाला वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर इनिशियली 0 वैल्यू थी। ठीक है, और अभी पहली आइट्रेशन के बाद क्या वैल्यू आ गई है उसके अंदर 1, और इसी तरह से दूसरा मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम क्या है, नम। ठीक है, जिसके अंदर पहली आइट्रेशन के अंदर वैल्यू 1 थी, अब क्या हो गई है 2। ठीक है, यानी कि जैसे ही हम पहली आइट्रेशन से बाहर निकले उसके अंदर 2 आ गया था। ठीक है, उसके बाद अब इस आइट्रेशन के अंदर 2 इज लेस देन दिस 1, अब क्या होगा, सम के अंदर क्या पड़ा जी, सम के अंदर क्या पड़ा है 1, उसके अंदर ऐड करना है हमने किसको, नम को, 2 को, क्या आंसर आ गया 3। अब वो 3 किसके अंदर आ जाएगा, दोबारा से सम वाले वेरिएबल। अब नम की वैल्यू क्या हो गई जी, नम की वैल्यू क्या हो गई 3 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन आई होप सो कि आइडिया हो गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, एडिशन कर लें। तो कितने नंबर की, जितना आपका दिल करे, मैं कहता हूँ 1000, इसको 1000 तक
नंबर को ऐड करें तो क्या करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम है आपने लिखा, ठीक है, विजुअल स्टूडियो के इन्वायरमेंट के अंदर आपने ये कोड लिखा, उसको आपने कंपाइल किया, अगर एरर नहीं है तो उसके बाद फिर आपने इसे रन किया तो आपको आंसर आ गया 10 नंबर का। अब मैं कहता हूँ 100 नंबर के लिए करें तो क्या करना पड़ेगा, बीइंग अ प्रोग्रामर आपको एडिट करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। यहाँ कंडीशन चेंज करेंगे, आप क्या लिखेंगे, खुद लिखेंगे क्या 100, और फिर आप क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे तो ये प्रोग्राम 100 नंबर का सम आपको दे देगा। मैं कहता हूँ 1000 करें तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से एडिट करना पड़ेगा। यानी कि ये एक आपको हर दफा एक एफर्ट करनी पड़ रही है, ठीक है। तो क्या हम इससे कोई बेहतर तरीकाकार है कि ज्यादा हम अपने प्रोग्राम को ज्यादा इंटेलिजेंट बना लें, तो क्या तरीकाकार है, क्या करें, शाबाश। को किसी तरह से ये जो अपर लिमिट है ना हम यूजर से इनपुट ले, ठीक है, प्लीज एंटर द अपर लिमिट, ठीक है, ऑफ ए सम, तो वो ऐसा कुछ इनपुट आपके पास आ जाए और उसको यहाँ इस कंडीशन का हिस्सा बना दो, ठीक है। ये मेरी बात समझ आ रही है। चलिए इसको हम मॉडिफाई अभी करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और छोटी सी बात कर लें। देखें जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना, ये 10 लिखा आपने, मैं कहता हूँ इसके साथ 100 लिखते हैं, मैं 1000 की बात कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही कुछ बड़ा सा नंबर लिख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम चले तो क्या ख्याल है, हर जितना मर्जी बड़े नंबर हो जाए सभी का सम इस सम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, शाबाश। क्यों नहीं आएगा, शाबाश, क्या हो जाएगा, हाँ जी, क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या मतलब, देखें ये जो इंटीजर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीजर जो है सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर कितने बाइट्स का है, 4 बाइट का, ठीक है, 4 बाइट्स हैं। तो 4 बाइट्स के अंदर बड़े से बड़ा नंबर कितना आता है, और ये इंटीजर है, इसका मतलब साइन नंबर, ठीक है। क्या मतलब, आखिरी जो बिट है ना ये साइन के लिए है कि यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा। इसका मतलब बाकी 31 बिट्स के अंदर बड़े से बड़ा नंबर आएगा और छोटे से छोटा नंबर आएगा। अगर 31 बिट से बड़ा कोई नंबर आ गया तो वो सेव नहीं होगा। अगर छोटा, उससे भी छोटा नंबर आ गया जो 32 बिट के अंदर, तो वो भी सेव नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको ना बजाय कि हम सारी ये मैं छोटा इसको प्रॉब्लम को थोड़ा आसान करके, फॉर एग्जांपल हम में कहते हैं कि हम हमारे पास एक ही बाइट है, तो एक बाइट और साइन नंबर मैंने सेव करना है, तो हमें पता है कि आखिरी बिट के अंदर तो साइन वैल्यू होगी ना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो बाकी जो कितनी बिट्स बची, 7, तो 7 बिट्स के अंदर क्या आएगा, 7 बिट्स के अंदर 1 1 1 1 1 वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, ये 7 हो गई। तो अब मैं कहूँ ये डेसिमल के अंदर बताएं तो क्या वैल्यू बनेगी, शाबाश, क्या बनेगी, 1 डेसिमल के अंदर देखने तो ये बनती है 127। तो बड़ी जो नंबर है वो जो एक बाइट के अंदर आ सकता है वो कितना है, 127। और अगर मैं कहूँ 128 सेव करें तो सेव होगा इसके अंदर, नो, दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, जो आंसर अगर 128 को यहाँ पे सेव करने की आपने कोशिश की तो ओवरफ्लो हो गया, तो यहाँ जो सेव नंबर है वो क्या है, गलत है, इनकरेक्ट आंसर है। ओवरफ्लो की वजह से इनकरेक्ट आंसर आ गया, वो डाटा पूरा नहीं आ रहा था, 128 को आप सेव नहीं कर पा रहे। इसी तरह से अगर मैं कहूँ छोटे से छोटा नंबर कितना सेव करवा सकते हैं, यानी कि छोटे से साइन नंबर, इसका मतलब है ये आखिरी बिट तो होगी साइन के लिए ना, ये 1, और बाकी छोटे से छोटा नंबर बाकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सारी वैल्यू बिट्स को क्या कर देता हूँ, 0। तो अगर आप इसको दोबारा से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना, 2 का कंप्लीमेंट लेके, तो वो नंबर आप देखेंगे ना तो वो आंसर पता क्या आएगा, -128। अगर -128 से छोटा नंबर, कोई भी छोटा नंबर, मतलब जैसे वेरी नेक्स्ट नंबर वो क्या है, -129, उसे सेव करवाना चाहेंगे तो वो सेव होगा नहीं, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसका मतलब ओवरफ्लो होने के बाद जो नंबर यहाँ पे सेव है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो प्लीज अब आपने ये प्रैक्टिस, आपने ये एक होमवर्क है, आपने अपने अपने सिस्टम पे, लैब वाले सिस्टम इस्तेमाल नहीं करने, तो आपने अपने लूप को चलाना है 1 अरब तक, और फिर देखना है आपका कंप्यूटर कुछ कहता है आपको, ठीक है। तो प्लीज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट के फिर वैल्यू क्या आती है नम वेरिएबल के अंदर, कहने का मतलब यह है कि ज्यादा वैल्यू के साथ ना, और आपने देखना है जो असल होमवर्क आपका है, आपने मेक श्योर करना है कि कहां तक के सम, कितने नंबर के सम को हम एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने होमवर्क है, इसे आपने मेक श्योर करना, ठीक है। यानी होमवर्क के 2 पार्ट है, एक तो ओवरफ्लो फाइंड करना है, कब कितना चलता है,
लेकिन उसके बाद फिर आपने एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना है, कितनी नंबर ऑफ लूप्स चलाऊँ मैं, तो एक 4 बिट के जो नंबर है इंटीजर है उसके अंदर सम सेव हो सकता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? तो ये एक आपने करना है। चलिए अब हम दूसरी एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। चलिए अब आपने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है। इसके अंदर अपर लिमिट यूजर से पूछ रहे हैं, अपर लिमिट, और अपर लिमिट तक ये प्रोग्राम चले। ठीक है, चलें सारे लोग इसे मॉडिफाई करें। फातिमा, आमना जी, हाँ ये आमना ने इस प्रोग्राम को अपडेट किया है। देखते हैं, ठीक है जी प्रोग्राम ये, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही प्लीज़ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ठीक है, तमीज़दार ज़रा प्रोग्राम बनाएं, लास्ट टाइम बात की थी। और ये अपर लिमिट हमने इनपुट ले ली, इसे हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने अपर लिमिट के साथ ये स्टेटमेंट हेड पे डाला। इक्वल टू ज़ीरो नहीं आई, क्या मतलब? अब वो तो इनिशियलाइज़ किया है बेसिकली। उसके बाद हमने जैसे बात किया लास्ट टाइम, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप जितने भी अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन्हें किसी वैल्यू से इनिशियलाइज़ करवा दें, ठीक है। तो इन्होंने 0 से किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम यूज़र से फिर इनपुट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू जो है ये रिप्लेस हो रही है। ये जस्ट डिक्लेरेशन के लिए, ये जस्ट डेफिनेशन के लिए ना, एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन हम कोई वैल्यू रखना चाह रहे हैं, वो 0 रख रहे हैं, उसके बाद हम उसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें अब इसी प्रोग्राम को मैं कहता हूँ आप मज़ीद मॉडिफाई करें। ऐसा करें कि इवन नंबर का सम एक ही लूप के अंदर, इवन नंबर का सम और ऑड नंबर दोनों का सम फाइंड हो, और उसके बाद फिर दोनों नंबर को, दोनों सम को, इवन सम को और ऑड सम को क्या करें, डिस्प्ले भी करें। चलें शाबाश, दोबारा से करें, ठीक है। चलें ये ज़रा नाम बता दें दोबारा से, अब्दुल्ला, भूल जाता हूँ यार। अच्छा जी, ये अब्दुल्ला ने प्रोग्राम लिखा है, तो इसके अंदर आपने देख लिया कि कैसे अब हम इफ़ कंडीशन को लगा के इवन और का अलहदा से और ऑड का अलहदा से सम फाइंड कर रहे हैं, और एक ही लूप के अंदर। इंपॉर्टेंट बात ये थी, ठीक है। और इसमें कोई सवाल, ठीक है, यानी कि इवन फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, पहले नंबर चेक कर लिया कि ये नंबर थे ना, नंबर 0 है, नंबर 1 है, नंबर तो वेरिएबल के अंदर 1 रखी ना वैल्यू, 1 2, और अगर प्लस कर, जैसे ही 1 होगा तो इसका मतलब क्या है, ऑड, इसे ऑड वाले एस्पेक्ट में ऐड होना चाहिए। जैसे नंबर की वैल्यू आ गई 2 तो इसका मतलब है इवन वाले नंबर के अंदर ऐड हो, तो वही चीज़ बार बार हम चेक करें। तो मॉड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, इसे 2 से डिवाइड करें, अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब है ये इवन नंबर है। तो इवन वाले सम के अंदर वेरिएबल का नाम रखा है इन्होंने क्या, सम अंडरस्कोर इवन, इट्स फाइन, इस तरह से हम नाम रख सकते हैं। और ये अगर आप ऐसा कुछ भी नाम रख देते, सम इवन तो भी ठीक था, ऐसे रखा है, इट्स फाइन, चलिए ओके। अच्छा जी, ये सम आ गया, ये इवन। अच्छा, यहाँ क्योंकि जगह कम है इस वजह से ज़रा जो करली ब्रैकेट हैं उसकी इंडेंटेशन को ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रही कि यहीं हम शुरू कर रहे हैं यहीं क्लोज कर रहे हैं। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है ना वो सफ़र कर रही है। प्लीज़ हमेशा आपने मेक श्योर करना है प्रोग्राम रीडेबल रहे। तो रीडेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोग्राम की इंडेंटेशन बहुत प्रॉपर करें कि यहाँ से करली ब्रैकेट शुरू हो रही है तो इंडेंट करके कोड आगे लिखा जाए, एक टैब आगे टाइप करें और आगे लिखा जाए, वहाँ इफ़ की कंडीशन हो, वहाँ पे करली ब्रैकेट है तो नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे आप कोड लिखें, ठीक है, नीचे आगे फिर एक टैब आगे करके। तो इंडेंटेशन ज़रा यहाँ मसला आ रहा है, लेकिन एनी हो आपने जब कोड करना है तो इंडेंटेशन का भरपूर आपने ख्याल करना है, ठीक है। तो यहाँ हम इफ़ कंडीशन के ट्रू है तो इवन का सम फाइंड कर रहे हैं, एल्स के अंदर हम ऑड का सम फाइंड कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये ठीक है तरीकाकार, कोई सवाल इस हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा मैं इसी प्रोग्राम के हवाले से एक दो बातें और करना चाहूँ। फ़र्ज़ किया, देखें ज़रा, किसी वजह से अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट जो है ना मैं लिखना भूल जाता हूँ, तो देन इस प्रोग्राम के साथ क्या होगा जी शाबाश, इनफाइनाइटली। इसका मतलब क्या है, बीइंग अ प्रोग्रामर आपकी जिम्मेदारी है प्लीज़ कि जो भी वेरिएबल कंडीशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसको आपकी लूप के अंदर उसको चेंज होना मैंडेटरी है, ताकि वो चेंज होता होता उसके अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए जिसकी वजह से इस लूप से आप बाहर आ जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, ये लूप चलती रहेगी इन्फिनिट टाइम, ठीक है। एक बात तो ये है जिसको आपने मेक श्योर करना। अच्छा, लूप के वाले से फॉर एग्जांपल एक और बात भी कर लेते हैं, ये तो मैंने इन्फिनिट की बात की,
अगर फर्ज किया अपर लिमिट की वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है, यूजर एंटर 0 ही कर देता है, तो फिर ये प्रोग्राम क्या होगा इसके साथ जी, ये लूप, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। इसका मतलब ये लूप कितनी दफा चली, 0 टाइम। तो व्हाइल लूप की प्रॉपर्टी क्या है, इट एग्जीक्यूट 0, इट में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम, कि जैसे अगर कंडीशन ट्रू थी तो अभी हमने देखा ये ज़्यादा, जितने आपने लिमिट एंटर किया उतनी टाइम ये चल रही है, ठीक है। तो अगेन इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको भी आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, इसी तरह से अब मैं इस प्रोग्राम के साथ, फॉर एग्जाम्पल ये अब होमवर्क है, ये तो हमने एडिशन की बात कर ली, अब आपने ये काम करना है, क्या कोई भी यूजर से पूछ रहे नंबर इनपुट दे दे और उसका क्या फाइंड करना है आपने, फैक्टोरियल फाइंड करना। तो आप देखेंगे ये दोनों प्रोग्राम जो है ये आपस में बहुत क्लोज है, बस जहाँ एडिशन है वहाँ पे बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क के तौर पे आपने इस वाले प्रॉब्लम करना है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आगे मूव करूँ, क्योंकि हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा प्रोग्रामिंग के अंदर सम टाइम हमें इवन नंबर फाइंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे इस वाली प्रॉब्लम के अंदर हमें पड़ी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लैंग्वेज के अंदर हैं काम कर रहे हुए, जैसे पाइथन है, आपने यहाँ लिख दिया ना प्लस प्लस, पाइथन के अंदर प्लस प्लस ऑपरेटर है, नो, इसका मतलब है वहाँ पे आपको हर सूरत ही ये कुछ लिखना पड़ेगा, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोई लैंग्वेज है जिसका नाम है जी लैंग्वेज फॉर इंस्टेंस, और उसके अंदर मॉड ऑपरेटर है ही नहीं, ठीक है, तो देन आपने इवन नंबर फाइंड करना है। तो शाबाश बताएंगे कैसे नंबर फाइंड करेंगे, जी जी, +2 कर देंगे और दोनों हो जाएंगे। चले मैं इसको लिमिट डाल देता हूं ताकि वो चीज़ें ज़्यादा कंक्रीट हो जाए। मैं कहता हूं बाकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं आपने करनी, आपने जस्ट इस कंडीशन के अंदर मॉडिफिकेशन करनी, दैट्स इट। जी जी शाबाश, कैसे क्या डिवीजन करेंगे, शाबाश, क्या क्या करेंगे बताएं जरा। जी आपका नाम क्या है, वहाज, वहाज बता रहे हैं क्या करेंगे, नम वेरिएबल है, इसको क्या करूं मैं, लिमिट से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, नहीं शुरू से ही किया नहीं जी, देखें जो लास्ट क्लास के अंदर हमने आईडीए की बात की है, इंटीजर डिवीजन की बात की थी हमने लास्ट, ना ये देखें ये एक इंटीजर डिवीजन नंबर है, उसे हम एक इंटीजर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। मजे की बात, बड़ी तवज्जो से देखिए, अभी हम इस लॉजिक को बिल्ड करने में, अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं, अगर वो नंबर इवन है तो आंसर क्या आएगा, अगर नंबर है तो होल नंबर ही आएगा ना। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ये 4 है, इसके अंदर वैल्यू, इसे आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, ठीक है, होल नंबर आया। अगर आपके पास नंबर है 5, उससे आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा जी, 2.5 आएगा, ऐसे कह रहे हैं जी, ऐसे आएगा 2.5। डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीजर भी है ना, डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा। ऐसे अब आपके नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखें जरा, मैं इसके साथ एक ट्रिक इस्तेमाल करूंगा, मैंने 2 से डिवाइड किया और दोबारा मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं जी, बड़ी मजे की बात, तो इवन वाले केस के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो ओरिजिनल नंबर है क्या आ जाएगा, दोबारा से फॉर एग्जाम्पल 4 था ना, 4 को मैंने डिवाइड किया, आंसर मेरे पास है 2, क्वेश्चन उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 4, इज इक्वल टू दोबारा से जो ओरिजिनल नंबर था उससे मैं कंपेयर करूं तो दोनों बराबर आ गए ना, इसका मतलब नंबर क्या है, इवन। लेकिन जैसे ही नंबर ऑड हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, डेसिमल इंटीजर डिवीजन की वजह से वो नंबर क्या हो जाएगा, वो डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रंकेट, ओरिजिनल नंबर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। इस वाले केस के अंदर यहां पे तो नंबर आना है 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब नंबर क्या है, ऑड है, ठीक है। ये जस्ट एक ट्रिक था, यानी हो अपने ज़हन में रखिएगा, इस तरह के ट्रिक आपकी
क्या कहते हैं, टूल बॉक्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है, चलें जी, ये बात भी हो गई। चलें आगे हम मूव करते हैं। देखिए ज़रा, मैं लास्ट टाइम हमें बात की थी, एक प्रोग्राम हमने लिखा था जिसके अंदर हम यूज़र से 3 क्विज इनपुट ले रहे हैं, 3 क्विज की वैल्यू इनपुट ले रहे थे। उसके बाद हम उसका सम फाइंड कर रहे थे, और अगर सम की वैल्यू या एवरेज क्विज की वैल्यू जो है 90% से ज़्यादा आ रही थी तो कंग्रेचुलेशन का मैसेज ऐसा कुछ डिस्प्ले करा रहा है। बड़ी तवज्जो से भी इस बात को, अगर यूज़र लास्ट भी कोई यहाँ से बात हो रही है, अगर यूज़र जो है वो इनवैलिड नंबर एंटर कर देता है तो देन हमने इस, यानी कहने का मतलब है अपने प्रोग्राम के अंदर वैलिडिटी को कैसे हम मेक श्योर करें कि यूज़र इनपुट दे। देखें जरा, 3 नंबर आपने इनपुट लेने हैं, उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। यूज़र से आपने 3 नंबर इनपुट लेने हैं, 3 क्विज के मार्क्स है ना, तो क्विज मार्क्स का रेंज क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 100 तक। अगर इसके बाहर है तो क्या है, मैसेज क्या आना चाहिए, इनवैलिड का मैसेज आए, और दोबारा उसे कहें आप कि जो आप नंबर एंटर करें ना, वो नंबर जो है 0 से लेके 100 की रेंज तक एंटर करें। प्लीज एंटर अ नंबर हैविंग रेंज 0 to 100, ये एंटर करें। तो अब हम अपने उस प्रोग्राम को कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये मेरी बात समझ आ रही है? इस बात को फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ। 3 नंबर लेने हैं हमने, लेकिन तीनों नंबर में हर दफा आपने जब इनपुट लेनी है मेक श्योर करना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा क्विज नंबर 1 उसने एंटर किया, अब आपने उससे वैलिडिटी चेक करनी है, क्या वो वैलिड है। अगर वैलिड है तो आगे मूव करें, आपका प्रोग्राम का फ्लो आगे मूव करे। अगर वैलिड नहीं है तो फिर उसे कहें कि दोबारा एंटर करो। और जब तक वो, देखिए मैंने मेरा ख्याल है सोल्यूशन ही बता, जब तक वो पहला क्विज का मार्क्स सही एंटर नहीं कर देता उसे हम उस लूप के अंदर ही घुमाते रहे। जैसे ही वो सही एंटर करेगा ना, फिर हम कहेंगे, फिर नेक्स्ट हम मूव हो, फिर हम दूसरे क्विज के मार्क्स उससे इनपुट लें। जब वो मार्क्स सही एंटर करे, यानी कि उसको भी वैलिडेट करें, क्या वो मार्क्स सही हैं, क्या वो 0 से बड़े हैं और 100 से छोटा है, क्या ऐसा है। अगर है तो आगे मूव करें, अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा उससे बार बार कहते रहें कि इनवैलिड इनपुट है। और इसी तरह से तीसरा नंबर। चलें शाबाश, जल्दी से करें इसे अपडेट। जी अब्दुल्ला जी, चलिए जी, यहाँ एक सोल्यूशन हमने लिखी है इस प्रॉब्लम का ना, कि वैलिडिटी को कैसे मेक श्योर करें। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए जी, एंड के और, ठीक है। देखें, अगर इन दोनों में से कोई भी बात है कि नंबर हमारा 0 से छोटा है या नंबर हमारा 100 से बड़ा है, दोनों केसेस में क्या है, ये है या ये है। जब मैं या की बात करता हूं इसका मतलब क्या है, इनवैलिड है। तो इसका मतलब दोबारा इनपुट लेने की जरूरत है। मैंने कहा बार बार लें, फिर अगर इनवैलिड रहे तो लूप के अंदर फंसे रहें। जैसे वैलिड आए डाटा तो बाहर आए, तो इसका मतलब है यहां पर क्या लगाना है आपने, और। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन को चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम वाइल लूप के साथ कर रहे हैं। ठीक है, पहले इफ के साथ किया तो यहाँ पे यानी कि नीड की हमें ज़रूरत, यहाँ पे उसकी ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। चलें जी, अब एक प्रोग्राम और लिखते हैं, ये आखिरी प्रोग्राम है। ये जस्ट एक और होमवर्क, ये अभी हमने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 और अप टू चलें 10 तक था। आपने एक प्रोग्राम, एक तो मैंने फैक्टोरियल प्रोग्राम दिया है, दूसरा आपको ये वाला प्रोग्राम, आपने क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर भी फाइंड करना। ये होमवर्क नंबर 2 है। ठीक है, 3 अभी मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, अब प्रोग्राम दोबारा से एक और प्रोग्राम हम लिखना है। हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक गेसिंग गेम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली करना आपने क्या है, यूजर को प्रॉम्प्ट करना है कि आप गेस करें कैरेक्टर ए से जी तक, और फिर आपका प्रोग्राम क्या करे, वो चेक करे कि जो उसने कैरेक्टर इनपुट दिया है वो जो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर सेव किया हुआ कैरेक्टर है,
ठीक है, उसके साथ कंपेयर करें, वो कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जी करैक्टर है, ठीक है। तो आप जो यूजर ने इनपुट दिया है उसे कंपेयर करें जो आपने प्रोग्राम के अंदर हार्ड कोड किया है, सेव किया, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। और अगर वही कैरेक्टर जो यूजर ने गेस कर लिया वो वही है जो आपने सेव किया हुआ है, तो कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाए, योर गेस इज करेक्ट या राइट। अच्छा, वरना क्या हो, आप ये प्रॉम्प्ट बार बार दें, और कितनी दफ़ा दें, सिर्फ 5 दफ़ा, यानी कि 5 दफ़ा यूज़र इस वाले प्रोग्राम को के लिए को यूज़ करे, और 5 ट्राइज में ये जस्ट आइडेंटिफाई करे कि वो, यानी कि 5 ट्राइज के अंदर वो गैस जो है, वो जो कैरेक्टर है उससे गैस करने की इजाज़त। ठीक है, ये बात समझ आ रही। तो ये जो प्रोग्राम है आज आपने बनाना है, और आज बनाने के बाद आज आपने इसे अपने घर जाके अपने बहन भाइयों को दिखाना है, उसे कहना ये देखो ये प्रोग्राम रन करो, तुम गैस करो। ठीक है, ज़ाहिर है उसने कोड तो नहीं देखा होगा, उसने तो आपका इंटरफेस रन करना है। तो प्लीज़ इस वजह से आपने जो इंटरफेस बनाना है बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि यूज़र को इस्तेमाल करने वाले को पता चल रहा होगा ये इनपुट क्या मांग रहा है आपका प्रोग्राम। ठीक है, चलिए शाबाश करें जी इस वाले प्रोग्राम। देखिए जी, यही गैसिंग गेम प्रॉब्लम, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र को कह रहे हैं कि 5 दफ़ा हम उसे कहेंगे क्योंकि कैरेक्टर एंटर करें, और अगर किसी दफ़ा भी उसने करेक्ट आंसर किया तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम हमारा ख़त्म। लेकिन अगर वो इनकरेक्ट इनपुट देता है तो बार बार हम उसे कहेंगे एंटर अ गेस, जो कि रेंज हो ए से जी तक। जैसे यहाँ पे लिख दिया, देखिए ज़रा, मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, उसके बाद मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट करता हूँ कि कैरेक्टर एंटर करो। ठीक है, एंटर योर गेस यहाँ पे मेंशन में मैं कर दूँ, जो कि ए के जी के दरमियान, और उसके बाद हम वैलिडिटी भी मेक श्योर कर सकते हैं कि वैलिड कैरेक्टर हो तो फिर हम आगे चलें। ठीक है, इनवैलिड कैरेक्टर मतलब क्या, ए से और जी से बाहर कोई और कैरेक्टर एंटर कर दे तो इनवैलिड हो, वो हम मेक श्योर कर सकते हैं, लेकिन हम अस्यूम करते हैं कि उसने वैलिड इनपुट दी है। उसके बाद क्या करें, इनपुट आ गई, उसके बाद हम उसे चेक कर रहे हैं चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो जी कैरेक्टर था जो आप जिसके साथ आपके प्रोग्राम के अंदर जिसके साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर ये आ जाता है तो कंग्रेचुलेशन का मैसेज आप डिस्प्ले करवा दें। उसके बाद क्या है, उसके बाद ट्राई की बात, ट्राई प्लस प्लस। ठीक है, एक दफ़ा हो गई और एक दफ़ा ही उसने आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है, और प्लस प्लस की भी शायद ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल उसने पहली दफ़ा एंटर किया, वो सही कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, सही कैरेक्टर नहीं है, और अब हमें हमारे प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, प्रॉम्प्ट करना चाहिए, क्या, प्लीज एंटर करेक्ट। तो वो कहाँ लिखेंगे हम जी, कहाँ लिखेंगे? नहीं, पहली बात तो ये कि ये एल्स वाले पार्ट के अंदर शाबाश, यहाँ पे एक एल्स वाला पार्ट आएगा। ठीक है, यहाँ आउटपुट कराएं क्या, अच्छा ये एक तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जरा देखिएगा बड़ी मजे की बात, एक तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे इफ एल्स लिख रहा हूँ तो यहाँ लिखूँ प्लीज एंटर योर गेस दैट हैव रेंज ए टू जी, बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ। लेकिन क्या मैं इससे भी कोई सिंपलेस्ट वे से इसी कोड को रीयूज कर सकता हूँ किस तरह से, यानी कि लूप के साथ ही कुछ ऐसा, मैं लूप का स्ट्रक्चर ऐसा यूज करूँ, शाबाश, तो डू वाइल, देयर इज अनदर स्ट्रक्चर दैट नेम इज अ डू वाइल लूप। वाइल लूप की प्रॉपर्टी भी हमने देखा है, इट एग्जीक्यूट जीरो, यानी कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद हम, लेकिन डू वाइल लूप एक ऐसी लूप है जिसके अंदर, डू वाइल लूप का क्या सिंटैक्स है, आप डू लिखा आपने, और उसके बाद आपने ये सेट ऑफ स्टेटमेंट चली, और उसके बाद एंड पे कंडीशन चेक होती है, यानी कि जितनी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट इस बॉडी के अंदर लिखना चाह रहे हैं लिख लें, वो सारी की सारी चलेंगी, और यहाँ पे कंडीशन एंड पे चेक होगी। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कोई रैपर इस वाले कोड पे चढ़ा सकते हैं? चूंकि ऑलरेडी हमने कुछ स्टेटमेंट तो लिखी हुई हैं, तो हम ऐसा लिखते कर देते हैं। अच्छा, इंडेंटेशन शायद थोड़ी ख़राब हो जाए, लेकिन प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं लिखता हूँ डू, देखें ज़रा, डू का रैपर मैं यहाँ पे चढ़ाने लगा, यानी कि समझे, यहाँ डू, ये उसकी करली ब्रैकेट शुरू, और यहाँ तक मैं ये वाली स्टेटमेंट मैं नहीं लिखता, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, क्लोजिंग स्टेटमेंट, और यहाँ मैं लिखता हूँ कंडीशन जो कि हमने रखी ट्राई
नम इज लेस देन, हाँ, अगर मैं शुरू करता हूँ 0 से तो मैं रखता हूँ 5 तक, और यहाँ पे सेमी कॉलन हमें पता है लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये लूप क्या जी, ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी? इन्फिनिट लूप, कभी भी नहीं खत्म होगी। इसका मतलब है बीइंग अ प्रोग्रामर आपने बहुत केयरफुल रहना है कि जो कंडीशन के अंदर वेरिएबल है यूज़ कर रहे वो लूप के अंदर उसके अंदर वेरिएशन आती रहे, ताकि कोई एक ऐसी स्टेट आए कि आप लूप से बाहर आए। ठीक है, तो यहाँ फिर हम क्या करते हैं, ट्राई नम प्लस प्लस जो अभी हमने किया। क्या ख्याल है? ठीक है जी प्रोग्राम। लेकिन अब देखें जरा जी, शाबाश, और बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है जी? शाबाश, इन्होंने कहा करेक्ट टू होगा जब ये उसने गैस करेक्ट कर लिया, फिर भी कोड चलता रहेगा, 5 दफा तो चलेगा, तो फिर करेक्ट जैसे ही हो तो हम लूप से बाहर आ जाए। ठीक है, तो ब्रेक हम यूज कर सकते हैं, ब्रेक, लेकिन वुड बी नाइस हम देखें, एक बात कही जाती है जब भी आप कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसे लूप है, कि आप एक कंडीशन पे चेक करें, उसके चेक होने से उस लूप के अंदर आएँ, और उसी कंडीशन के फॉल्स होने पे आप उससे बाहर जाएं। मल्टीपल दरमियान में ऐसी स्टेटमेंट आपने नहीं लिखी जिसकी वजह से आप लूप के अंदर रहें या लूप से बाहर जाएं। तो कहने का मतलब यह है, ब्रेक की स्टेटमेंट और कंटिन्यू की स्टेटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मिनिमम से मिनिमम यूज़ करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप आज कोड लिखते हैं, आज से 10 दिन बाद, एक साल बाद आप अपने ही प्रोग्राम को जब उसके फ्लो को देख रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा, हाँ, इस जगह को ही मुझे जस्ट देखना है, इसी कंडीशन को जस्ट मुझे देखना है कि ये लूप कब तक चलेगी, ये दरमियान में मुझे यहाँ पे ब्रेक के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन वुड बी नाइस आप कंडीशन के थ्रू आप प्रोग्राम से बाहर आए। ठीक है, आप देखें जरा, शाबाश। एक तरीकाकार ये है कि आगे ही मैं इसके नीचे स्टेटमेंट लिखूं, क्या, ट्राई नम इज इक्वल टू, ये 5 कर दूं, 7 कर दूं, 6 कर दूं, ऐसे कर दूं तो इस लूप से बाहर आ जाता हूं। ऐसे ही है ना, ये कंडीशन ट्रू होगी तो बाहर आ जाऊंगा, अदरवाइज इसके अंदर ही रहूंगा। लेकिन ये भी कोई बहुत मजेदार बात नहीं है। क्या इससे भी कोई बेहतर तरीकाकार हो सकता है? एक ब्रेक आपने बताया, ठीक है, ब्रेक के बाद और शाबाश लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा, शाबाश, यहां पे हम लगा दें। देखें जरा, यहां हम लगाएं क्या, ये अगर CH इज नॉट इक्वल टू जी, क्या जी, जो भी हमने करेक्टर रखा है, अगर नहीं है तो इसके अंदर रहे। अब मजे की बात और इंपॉर्टेंट बात कि यहां मुझे क्या लिखना है, और लिखना है कि एंड लिखना है, एंड, शाबाश। ठीक है, कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हम इसी बॉडी के अंदर, दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हुई, हम इससे बाहर आ जाए। यही है ना ट्रू का एंड का मतलब, यही होता है ना कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो, तो वही हम इसकी बॉडी के अंदर है। तो ये हम, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो अब इस प्रोग्राम को प्लीज़ अब आपने फर्दर भी मॉडिफाई करें। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं आप ना, यूज़र कोई करैक्टर एंटर करता है, वो देखें जो आपका एक्चुअल करैक्टर है उसके कितना करीब है। तो अगर आप वो करैक्टर जो यूज़र ने एंटर किया है, जो आपका करैक्टर है उसके ज़्यादा क्लोज है, तो उसे अप्रिशिएट करें, उसे कहें यू आर गोइंग वेरी क्लोज टू आवर सेव नंबर या से गेस। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट करवा दें तो इस प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बना दें। ठीक है जी, और कोई बात इस हवाले से जी, कोई और बात इस हवाले से? चलें, शाबाश। इसका मतलब अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट हमारी जो लैब है उसके अंदर। ठीक है जी।